नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया, स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त। आ जाइए, मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप। हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यूजीसी नेट के लिए, पीजीटी, टीजीटी, यूपी, पीजीटी, टीजीटी सपना है आरपीएससी स्कूल व्याख्याता का। हम इसे पूरा करने में आपका सहयोग करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम चंदू जैन है और हम यहाँ पर इतिहास विषय में आधुनिक भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी आधुनिक भारत की 5वीं क्लास है। क्लियर हो गई? तो पहला प्रश्न ये रहा, समाजवाद का समर्थक कौन था? 1933 ईस्वी में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारों, पूंजीवाद को उखाड़ करके फेंकना चाहता था। ठीक है, यह व्यक्ति कौन थे जो समाजवाद के प्रबल समर्थक हुए हैं? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, सरदार पटेल, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, समाजवाद का समर्थक कौन था? हु वॉज द सपोर्टर ऑफ द सोशलिज्म? बताइए, जो जमींदारवाद, देसी राज्यों और पूंजीवाद को उखाड़ करके फेंकना चाहते थे। ये कहा करते थे कि समाजवाद न केवल जीने का तरीका है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के निराकरण के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। और ये प्रसिद्ध व्यक्ति कोई और नहीं, यह जवाहरलाल नेहरू हुए, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो, मैं नहीं चाहता कि आपकी क्लास की छुट्टियां हो, इसीलिए रेगुलर क्लास ले रहा हूं। ठीक है, ये बात थोड़ा सा समझिएगा। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक जो है, इसकी स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? जयप्रकाश नारायण, बैकुंठ शुक्ल, शीलभद्र याजी, राम नारायण प्रसाद और उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े थे और आईएनए आंदोलन के साथ भी यह जुड़े रहे थे? एक अच्छा प्रश्न है सर, याद रखना, यह शीलभद्र याजी साहब है। यह मूल रूप से जो है बिहार के एक बहुत बड़े राजनीतिक कार्यकर्ता हुआ करते थे। कहाँ के थे? बिहार के राजनीतिक कार्यकर्ता थे। अहिंसक और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिंसक रूप से जुड़े। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन में भी याजी की भागीदारी 1928 में शुरू हुई थी। मेरे प्यारे साथियों, इतना ही नहीं, जब 1939 में सुभाष बाबू ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी, तो शीलभद्र याजी साहब उसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, और आईएनए आंदोलन में भी सक्रिय रूप से सहयोगी रहे थे। तो कुल मिलाकर के शीलभद्र याजी साहब जो है, यह सुभाष बाबू के सहयोगी के रूप में रहे। भारतीय क्रांति की जननी जो है, वह किसे कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रिवोल्ट, श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजिनी नायडू, मैडम बीकाजी रुस्तम कामा। बताइए, किसे कहा जाता है? एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। देखो, घटना घटित हुई 21 अगस्त, सन है 1907 का। अगर मैं जगह की बात करता हूं तो यह है जर्मनी का स्टुअर्ट गार्ड। अरे बताओ, क्या ये बात क्लियर हो गई? जर्मनी की कौन सी शहर है? स्टुअर्ट गार्ड। इस जर्मनी के स्टुअर्ट गार्ड में एक सम्मेलन हुआ था। नाम था अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन हुआ। अब ये अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो है, पूरी दुनिया भर से 1000 से ज्यादा लोग आए थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब इसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत का प्रतिनिधि किया था मैडम बीकाजी कामा ने। मैडम बीकाजी कामा, इन्होंने क्या किया सर? प्रतिनिधित्व किया था। और इन्होंने यहीं पर जो है वह भारत का तिरंगा झंडा जो है वह लहराया था। तो यह पहला ऐसा अवसर था। क्या यह बात क्लियर हो गई? जब हमारी मैडम बीकाजी रुस्तम कामा ने 1000 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के समक्ष भारत की बात कही थी। ठीक है, इन्होंने जब तिरंगा झंडा वहां पर लहराया, तो लहराते हुए मैडम बीकाजी कामा ने एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य कहा था, भाषण कहा था। वो यह था कि यह स्वतंत्र भारत का झंडा है और मैं सभी सज्जनों को से ध्वज को खड़ा करने और सलाम करने की अपील करती हूँ। यानी कि मैडम बीकाजी कामा ने भारतीय झंडे को सलामी देने की बात कही थी। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था।
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है दादा भाई नौरोजी को चुना जाता है। दादा भाई नौरोजी मूल रूप से पहले भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर क्या लड़ा था, चुनाव लड़ा था। यह उदारवादी दल है, मजदूर दल है, कंजर्वेटिव है, साम्यवादी होता है। कौन से दल से थे यह, बताएं। कितना गजब का प्रश्न है ना। हाँ या ना का जवाब एक बार साझा करिएगा जितने भी प्यारे साथी जुड़े हुए हैं। बताइए। एक अच्छा प्रश्न है सर, याद रखना यहाँ पर सही जवाब होगा उदारवादी दल, जिसे हम लेबर दल कहते, सॉरी, उदारवादी लेबर दल तो आपके ये हो जाता है मजदूर दल। ये उदारवादी जो है ये क्या होगा, लिबरल होगा, लिबरल, नॉट अ लेबर, इट्स अ लिबरल दल। ठीक है। एक फारसी बुद्धिजीवी थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है। और कपास के बहुत बड़े व्यापारी होने के साथ ही भारत के वयोवृद्ध पुरुष कहलाते हैं, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या कहलाते हैं, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं ये। क्या ये बात क्लियर हो गई। ये चीजें थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जिन्होंने उदारवादी दल यानी कि लिबरल पार्टी जो थी उसकी टिकट पर चुनाव लड़ा था। मेरे प्यारे साथियों, भले ही आप लोग मेरा चेहरा नहीं देख पा रहे हो, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन विचारधाराओं से तो परिचित हो पा रहे होंगे ना। स्वराज दल की स्थापना की असफलता के बाद असहयोग आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, रोलेक्ट बिल सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। बताएं। स्वराज दल की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई थी। ठीक है। मूल रूप से देखो, चोरा चोरी की घटना होती है। चोरा चोरी की घटना के बाद महात्मा गांधी के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था, असहयोग आंदोलन, उसके प्रति पूरे भारत वर्ष में घोर निराशा का माहौल पनपा। बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है। अब घोर निराशा का माहौल पनपा तो पूरे देश भर में एक अजीब सी एक बेचैनी का माहौल हो गया, अजीब सी निराशा का माहौल हो गया। ऐसी परिस्थिति में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जिन्हें हम सी आर दास कहते हैं, क्या नाम आते हैं, तो पहला नाम आता है मोतीलाल नेहरू का, और दूसरा नाम आता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, डेडी चित्तरंजन दास। ठीक है। इन्होंने मिलकर के एक ऐसे साम्यवादी दल की स्थापना करी जिसे हम स्वराज दल के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गए। तो यह असहयोग आंदोलन के बाद था। चोरा चोरी घटना के बाद में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया ना, तो सुभाष चंद्र बोस ने, पता है क्या कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, क्या कहा था, बहुत अच्छे से समझिएगा, कि ठीक उस समय जब आंदोलन अपनी पराकाष्ठा पर था, इसे वापस लेना एक राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं था। तो इस तरह से चीजों को आपको पता होना चाहिए। चटगांव सहस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। सूर्यसेन ने बनाई, चंदन दत्ता ने बनाई, विधान घोष, जतिन दास ने बनाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। चटगांव सहस्त्र शस्त्र छापामारी की योजना। सर याद रखना, यह मास्टर सूर्यसेन जी के द्वारा बनाई गई थी, चटगांव सहस्त्र छापामारी की योजना। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जो है वह जुड़ी हुई नहीं थी। ठीक है। एक ऐसी पत्रिका जो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई नहीं है, संध्या, युगांतर, गदर और यंग इंडिया। बताइए। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जो है कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं है। देखो, महात्मा गांधी की यंग इंडिया जो है यह जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है। हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। ठीक है। मूल रूप से गांधी के द्वारा प्रकाशित की गई थी यंग इंडिया। ठीक है। अंग्रेजी भाषा में निकलती थी। गांधी जी अपने विचार दर्शन को प्रसारित करने के लिए इसका आरंभ किया था। किसने प्रकाशित की थी, महात्मा गांधी ने। बताइए किस भाषा में थी, तो यह मूल रूप से जो भाषा हुआ करती थी यह इंग्लिश लैंग्वेज हुआ करती थी। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व का जनक जो है वह किसे कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंगम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, जेम्स प्रिंसेप। बताइए।
भारतीय पुरातत्व का जनक जो है वह किसे कहा जाता है? देखो, भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंगम को माना जाता है। ठीक है, ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, मेरे प्यारे साथियों, पुरातत्व विभाग में उच्च पदों पर रहते हुए भी अलेक्जेंडर कनिंगम ने जो है ना, भारत के प्राचीन विस्तृत इतिहास के विषय में काफी सारी जानकारी इस संसार के सामने रखी थी। ठीक है, हाँ या ना का जवाब दीजिए। मूल रूप से अलेक्जेंडर कनिंगम जो है एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो है यह पहले महानिदेशक भी थे। प्रथम क्या थे? याद रखिएगा, महानिदेशक थे यह। अब देखो यहाँ पर एक बात समझिए, हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? भारतीय पुरातत्व का जनक। अब यहाँ पर एक शब्द आता है और उस शब्द को कहा जाता है भारतीय प्रागैतिहासिक काल का पिता। भारतीय प्रागैतिहास का पिता, प्रागैतिहासिक काल का पिता किसे कहा जाता है? नाम याद रखना, रॉबर्ट ब्रूस प्रूट को कहा जाता है। इसने मद्रास के पल्लवरम में, आपको पता होगा, खोज का कार्य किया था, हैंडेक्स आदि चीजें खोजी थी और कुल मिलाकर के भारतीय पाषाण जो उपकरण थे उन्हें 78 प्रकारों में विभाजित किया था। क्या बात क्लियर हो गई? तो आइए कुछ चीजें जो आपके समक्ष रखते हैं अगली क्लास। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला, हाँ, क्या बात है जी, गजब गजब मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। अगला जो महत्वपूर्ण आपके लिए बिंदु आ रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं हम आपके लिए एक स्पेशल समर सेल लेकर के आ रहे हैं 27 और 28 मई 2025 को। बहुत शानदार ऑफर है जिसमें इतिहास के जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज पर आपको 50% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। बिल्कुल सही सुना, इतिहास के सभी कोर्सेज पर 50% तक का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसमें आपके आरपीएससी फर्स्ट ईयर इतिहास का कोर्स रहेगा, हिस्ट्री फाउंडेशन है, विश्व इतिहास है, प्राचीन भारत का कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा। मध्यकाल है, आधुनिक है, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं टॉपिक वाइज तो वो भी रहेगी। पीडीएफ नोट्स हैं, हिस्ट्री हार्ड कॉपी में नोट्स हैं, है ना। इधर से सेकेंड ईयर एसएसटी है, यूपी टीजीटी हिस्ट्री का कोर्स है। तो ये सब सुविधाएं जो है आपको चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलने वाली है। तो फिर देरी किस बात की, आज ही जुड़िए। हमारा हेल्पलाइन नंबर आप नोट कर लें, 8802060952। तो चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन का लाभ आप सभी यहाँ पर उठा सकते हैं। क्लियर हो गई? 27 और 28 मई 2025 को यह ऑफर रहेगा। ठीक है, तो सभी कोर्सेज पर 50% तक का डिस्काउंट। कहीं सारे विद्यार्थी कहते हैं सर ऑफर नहीं आता, ऑफर लगा दिया है जी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था? औरंगजेब, रॉबर्ट क्लाइव, महात्मा गांधी, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। बताइए। देखो, राजा राम मोहन राय की जब बात करते हैं ना, तो राजा राम मोहन राय भारत के पहले समाज सुधारक माने जाते हैं, नवप्रभात का तारा कहलाते। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें ब्रिटेन के महाराजा जेम्स के पास भेजा। उद्देश्य क्या था? पेंशन वृद्धि करवाना, कि भाई हमें जो पेंशन मिलती है ना उस पेंशन को बढ़ाया जाए। वर्ष 1909 का अधिनियम संबंधित था, पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने के संदर्भ में जुड़ा हुआ है। यह विकेंद्रीकरण से है, द्वैत शासन से है, विधान परिषद से है। बताइए। वर्ष 1909 का जो अधिनियम लाया गया था यह मूल रूप से जुड़ा हुआ है। एक अच्छा प्रश्न है, बताइए। याद रखिएगा, 1909 का जो अधिनियम है यह अधिनियम मूल रूप से पृथक मताधिकार के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गई? किससे जुड़ा हुआ है? पृथक मताधिकार से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। किसके लिए उपबंध दिया गया था? तो याद रखना, मुस्लिमों के लिए जो है, मुस्लिमों के लिए मेरे दोस्त कहीं ना कहीं पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रावधान यहां पर किया गया था। क्लियर? चलिए जी। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना जो है वह क्या थी?
रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और पहली जनगणना का कार्य प्रारंभ होना। बताइए लॉर्ड डफरिन जो है इसके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना क्या मानी जाती है? ठीक है, बताइए। सर, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। एलन ऑक्टोवियन ह्यूम ने यह स्थापना की थी। ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, ये बंबई में हुआ था। बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है, वहां पर 28 दिसंबर सन 1885 को यह हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। मेरे दोस्त, यह प्रश्न तो यार पता नहीं इतनी बार पूछा गया है कि बस आप और हम कल्पना ही नहीं कर सकते। ये चीजें थोड़ा सा पता होना चाहिए। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? कितना गजब का प्रश्न है। एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, आनंद मोहन बोस, भूपेंद्र नाथ बोस। बताइए। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले अब्दुल कलाम आजाद साहब थे। ये बात क्लियर हो गई। पर दोस्त, ये जब अध्यक्ष बने तब इनकी उम्र 45 वर्ष 35 ईयर्स थी और इन्हें 1923 ईस्वी में दिल्ली के विशेष अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। दिल्ली में जो आपके विशेष अधिवेशन हुआ था ना, उस विशेष अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। भारत में नियमित और वैज्ञानिक ढंग से जनगणना का जो कार्य है वह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? भारत में नियमित तौर पर और कहीं न कहीं वैज्ञानिक ढंग से जो जनगणना का कार्य है यह कब शुरू हुआ था? 1861, 71, 81, 91। बताइए। भारत में पहली बार नियमित तौर पे जनगणना का शुरुआत 1881 में हुई थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? मूल रूप से जनगणना तो 1872 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन व्यवस्थित तौर पर 1881 में यह शुरुआत मानी जाती है। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू। बताइए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है उसमें भाग नहीं लिया था। याद रखना, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिया था, जबकि कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि जो है वह महात्मा गांधी थे जिन्होंने भाग लिया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है वह प्रवर्तित किया गया था? बताइए। सर, 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम है, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। बताइए। भारतीय संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत है यह प्रवत किया गया। देखो, संवैधानिक निरंकुशता की जब भी बात आ जाती है ना तो याद रखना यह 1935 का भारत सरकार अधिनियम होगा। ठीक है। अगला बात, क्या बात है भैया, अगर आप ऐसे कैसा कोर्स देख रहे हो ना जिसमें आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो पूरे भारतवर्ष में जितने भी पीजीटी हिस्ट्री के पेपर होते हैं उन सब की, तो पीजीटी हिस्ट्री फाउंडेशन के लिए महा पैकेज हम लेकर के आए हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रेड हो गया, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल सी, एमआरएस और जितने भी पीजीटी एग्जाम होते हैं उन सब के। तो अलग अलग कोर्स लेने से झंझट से मुक्ति, आप ये फाउंडेशन कोर्स ले लें। ठीक है, इसमें कंप्लीट कोर्स मिलेगा, प्रिंटेबल नोट्स है, टॉपिक वाइज वीडियो टेस्ट है, आफ्टर सेल सपोर्ट हम आपको यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। आप मोबाइल नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं और चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इससे आपको कई सारे बेनिफिट होने वाले हैं। इस क्लास की पीडीएफ जो है ना वो वहीं पर आपको मिलने वाली है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहा। प्रश्न क्या है? जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? जेम्स एंड्रयूज रैमजे ये भारत के किस गवर्नर जनरल का एक वास्तविक नाम था? बहुत बढ़िया प्रश्न है, कृपया जवाब दीजिए।
डलहौजी, कैनिंग, नॉर्थ और कर्जन, बताइए। सर ये लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर के 1856 तक जो है गवर्नर जनरल रहा। 1856 में लॉर्ड कैनिंग आ गया था, आपको ये पता ही होगा। इतिहास में लॉर्ड डलहौजी का जो नाम है मूल रूप से वह व्यपगत के सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हेस्टिंग्स था, कैनिंग था, हेस्टम था, ऑकलैंड था। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया। बताइए। 1857 की क्रांति के समय भारत का जो वायसराय था यह लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड डलहौजी के बाद में 1856 में यह आया और 1862 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा था। याद होगा ये, अगर मैं एक बात करता हूँ इसके बारे में, तो मेरे दोस्त लॉर्ड कैनिंग जो है ना, इसी के समय इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता की शुरुआत भी हुई थी। और लॉर्ड कैनिंग जो है ना एक ऐसा वायसराय था जिसके समय भारत में दो विद्रोह, पहला विद्रोह 1857 की क्रांति का था और दूसरा विद्रोह नील विद्रोह था जिसके दमन के लिए डब्ल्यू एस सीटन का आयोग भी बना था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो है इसकी स्थापना हुई थी, जिसे हम HSR ए के नाम से जानते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो है कब बनी? 1919, 1927, 1916, 1928 में। देखो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना मूल रूप से दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला मैदान आता है वहां पर हुई थी, जहां पर पहले किसी जमाने में क्रिकेट मैच हुआ करते थे। ये बात फिरोज शाह कोटला, अब इसका नाम बदल करके क्या कर दिया है? अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। वर्ष 1928 में मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का जो है वह गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन जो है वह कांकोरी कांड से संबंधित नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खान। 9 अगस्त सन 1925 को कांकोरी ट्रेन एक्शन डे हुआ था। ठीक है। लखनऊ सहारनपुर संभाग में कांकोरी नामक स्थान पर सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली 8 डाउन ट्रेन में जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। सूर्य सेन इससे कहीं भी जुड़े हुए नहीं हैं। सुगोली की संधि जो है यह हुई थी। सुगोली की संधि वर्ष 1800, 1803, 1805, 1815, बताएं। मूल रूप से सुगोली की संधि जो है एंग्लो नेपाली युद्ध के बाद हुई थी। कब हुई थी? आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था सन 1914 से 1916 के बीच में, 1914 से 1915 आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। कब हुआ? 1900 सॉरी 1814 से लेकर के 1815। इस युद्ध के बाद में 2 दिसंबर सन 1815 को एक संधि संपन्न हुई और इस संधि को ही हम क्या कहते हैं? डेट इज कॉल्ड सुगोली की संधि, द ट्रीटी ऑफ सुगोली। तो यह कब हुई थी? 1815 में हुई थी। स्पेशल समर ऑफर है, इतिहास के जितने भी कोर्सेज हैं इन पर 50% तक की छूट दी जा रही है। 27 और 28 मई को यह ऑफर रहेगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, जहां पर इतिहास फर्स्ट ईयर के कोर्स पर 2999 का रहेगा, फाउंडेशन 4499 का, विश्व इतिहास है, प्राचीन भारत, मध्यकाल, आधुनिक, टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स है, हिस्ट्री में हार्ड कॉपी के नोट्स है, सेकंड ग्रेड एसएसटी हिस्ट्री है, यूपी टीजीटी हिस्ट्री जो है यहाँ पर भी यह कोर्स आपको मिलने वाले हैं। तो फिर देरी किस बात की, आज ही डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इतिहास के सभी कोर्सेज पर 50% डिस्काउंट का लाभ उठाएं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8802060952 मोबाइल नंबर पर। तो जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। अगली क्लास में आपसे मुलाकात करता हूं, तब तक नमस्कार और डाउनलोड करते रहिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। नमस्कार।